हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी 2025 में आपका यहाँ पर 22 जनवरी से अप्लाई होने वाला है। ठीक है, 22 जनवरी 2025 से आपका यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई होगा, नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो यूपीएससी ने यहाँ पर 3 बड़े बदलाव किए हैं। ठीक है, अगर आप बात करूँ यूपीएससी के बारे में तो सबसे पहला बड़ा बदलाव जो यूपीएससी की तरफ से हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ध्यान से समझना, जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं खास करके उनको बदलाव किया गया। बदलाव करने का कारण क्या था? बदलाव करने का कारण ये था कि इसमें पीडब्ल्यूडी भी कैटेगरी आ जाता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सब भी। ठीक है, जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी आते हैं जिनको कटअप में छूट मिलती है। तो अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल के अंदर हम लोगों ने देखा है कि यूपीएससी का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें जो लोग इन कैटेगरी से क्वालिफाई किए थे इसमें बहुत फ्रॉडबाजी चला है। जो बच्चा एससी कैटेगरी से नहीं है, एसटी कैटेगरी से नहीं है, जो बच्चा विकलांग कैटेगरी से ही नहीं तो विकलांग का सर्टिफिकेट ले लिया, कोई एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले लिया, तो इसको लेके बहुत खतरनाक बदलाव किया गया है कि इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र होता है हम लोग का 2 तरीके से बनता है, एक स्टेट का बनता है, एक सेंट्रल का। तो हम लोग को सेंट्रल का जमा करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनता है, हमारे ही ब्लॉक से बनता है वो। ठीक है, जहाँ से हम अपना आय बनवाते हैं, जाति बनवाते हैं, वहीं से हमारा सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट भी बनता है। अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो आप वहाँ पर डालोगे कि आप ओबीसी हो फॉर्म भरते समय, ठीक है, या एससी हो या एसटी हो। ठीक है, तो जब आप डाल दिए तो वहाँ पर आपको एक बार जब आप जाओगे मेंस के लिए तब आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका घर आएंगे। ठीक है, वो लोग घर आके पता करेंगे कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो नहीं। तो आपको याद होगा कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो आपसे खतियान मांगा जाता है रजिस्ट्री ज़मीन का। ठीक है, कि आपका ज़मीन रजिस्ट्री है कि नहीं। ठीक है, रजिस्ट्री ज़मीन का प्रोसेस अलग होता है बनाने का। तो आप लोग दलाल से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, तो ये काम मत करो, क्योंकि जब आप ज्वाइन भी कर लोगे ना, मान लो यूपीएससी में आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई, तो उसके बाद वो लोग घर आएंगे, चेक करेंगे कि अच्छा ये बच्चा का तो ये बिलोंग ही नहीं करता उससे। ठीक है, मतलब आप ओबीसी में आते हो लेकिन आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन नहीं था, आप किसी और के ज़मीन के कागज़ पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हो, तो उसमें आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग के समय जितना पैसा खर्च किया होगा वो लोग तो वो आपसे वसूल लेगा। ठीक है, या आपको जेल हो जाएगा। ठीक है, और जेल हो जाएगा, आप कभी भी कोई एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाइएगा। तो यूपीएससी के लिए जो एज लिमिट रहता है वो जनरल के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक रहेगा। ठीक है, अभी जो फॉर्म निकलने वाला है तो जो भी बच्चे 21 साल से 32 साल के बीच में हैं तो वे फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो 21 साल से 32 साल वे आपका किस दिन होना चाहिए? ठीक है, तो वे आपका जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है तो उस दिन होना चाहिए। ठीक, मतलब फरवरी में, शायद 11 फरवरी तक आपका फॉर्म अप्लाई यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो हम यूपीएससी के बारे में फुल डिटेल्ड में इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक आते हैं जो ग्रेजुएशन पास है और एक बच्चा जो आता है वो एपियरिंग है। वो क्या है? एपियरिंग है, अभी ग्रेजुएशन 2nd ईयर या 3rd ईयर में। तो क्या वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे सकता है? हाँ, देखिए, जो ग्रेजुएशन पास है, सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हैं तो वे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ वे बच्चे भी दे सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में अपियरिंग है 3rd ईयर में। ठीक है, तो 3rd ईयर वाले बच्चे भी यहाँ पर यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अपियरिंग डाल के, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बट नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, यूपीएससी का एग्ज़ाम आप एसएससी की तरह बार कितनों बार नहीं दे सकते। ठीक है, एससी एसटी का अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कितनों बार दे सकता है। ठीक है, एससी एसटी कितनों बार दे सकता है यूपीएससी का एग्ज़ाम, जब तक उसका यहाँ पर एज लिमिट है। ठीक है, जब तक एज लिमिट है वह कितनों बार यहाँ पर दे सकता है। तो एज लिमिट का बात करें तो हम लोग ऊपर में यहाँ पर एज लिमिट भी देखे थे यूपीएससी का। ठीक है, तो एज लिमिट मैंने आपको क्या बताया था? एज लिमिट यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 से 32 साल था। ठीक है, तो उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ओबीसी को 3 साल, ठीक है, एससी एसटी को 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अगर आप बात करें यहाँ पर तो 9 अटेम्प्ट फॉर जनरल। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी का तो बातें अलग है, उन लोगों को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है। पहले क्या था कि एससी एसटी जो हमारे हैं वो पिछड़े जाति में माने जाते थे, लेकिन अभी आप देखिएगा ना, जहाँ पर एससी एसटी है, थोड़े पढ़े लिखे हैं तो अधिकतर जॉब्स उन्हीं के पास है, उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, अधिकतर जॉब्स उन्हीं को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सही बात भी है, क्योंकि देखो एससी एसटी जो जाति है ना, बहुत पिछड़े वर्ग, मतलब देखोगे वो लोग पहाड़ में, झारखंड में खास करके देखोगे, ठीक है, या जहाँ भी एससी एसटी कम्युनिटी है वो लोग पहाड़ में जैसे जैसे रखते हैं, अभी भी 50% जो है वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, इसलिए उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इससे आप चिढ़े ना। ठीक है, आपका जो भी कट ऑफ है आप उसको क्वालिफाई करें, जनरल ओबीसी वाले। ठीक है, हमें एससी एसटी से कभी नहीं चिढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको धीरे धीरे उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
अगर वहीं पर अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम कैसे लेता है, ऑप्शनल पेपर क्या होता है, तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन होता है तो उसमें आपका प्री एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है, और फिर मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। अब दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। हमारा जो प्री एग्ज़ामिनेशन होता है वो 400 मार्क्स का होता है, कितना, 400 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप प्री में क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका मेंस का पेपर चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर प्री में जो आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 33% मार्क्स लाना होगा, ठीक है, 400 में से 33% मार्क्स लाइएगा तभी आपका मेंस का पेपर चेक होगा, नहीं तो मेंस कितना भी अच्छा लिखिए आपका मेंस का पेपर यहाँ पर चेक हो ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो जब आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का अगर देखो तो नेगेटिव मार्किंग 0.33 है, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है, 1/3 है, इसको 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो उतना ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ पर बात करें मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होता है। कौन सा 9 पेपर होता है सब कुछ बताएंगे। प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्या बुक आपको पढ़ना है, हर कुछ यहाँ पर डिस्कस हम लोग करने वाले, चिंता ना करें। सबसे पहले हम प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो 200 यहाँ पर मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स, तो 2 पेपर हो गया 200 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया 400 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 400 मार्क्स से आपको प्री में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, नहीं तो आपका आगे का पेपर चेक नहीं होगा। साफ साफ ये लोग लिखें, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, जिसको लेके बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मेंस एग्जामिनेशन में ये ऑप्शनल पेपर क्या होता है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके लिए कहाँ से कौन सा बुक से पढ़े, तो प्री के लिए कौन बुक लगेगा, मेंस के लिए कौन बुक लगेगा, इसी वीडियो में बताएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर ए को अगर हम देखें तो पेपर ए में यहाँ पर 300 मार्क्स है, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका लैंग्वेजेस जो है अलग अलग लैंग्वेज, उसमें से कोई आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, ठीक है। वन ऑफ द लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड, मतलब जो बच्चा को हिंदी आता है हिंदी 300 मार्क्स का दे, जिसको इंग्लिश आता है इंग्लिश 300 मार्क्स का दे, जिसको उर्दू आता है उर्दू, जिसको बांग्ला आता है बांग्ला, ठीक है। पेपर बी में देखें तो सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर है कि पेपर बी में सिर्फ इंग्लिश 300 मार्क्स का है, ठीक है। इस पर मेरिट बनता है, फाइनल मेरिट, याद रखिएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट पेपर ए और बी पर नहीं बनता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस पर मेरिट बनता है, यहाँ जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी पेपर्स बताऊँगा ना इसके नीचे, तो यहाँ पर देखिए पेपर वन में 250 मार्क्स का आपका यहाँ पर है एसे, ठीक है, एसे जो आता है। अब पेपर 2 में जीएस 250 मार्क्स का, पेपर 3 में जीएस 2 जिसमें आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होता है 250 मार्क्स का, और जीएस 3 का जो पेपर है उसमें आपको टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी से, वो भी 250 मार्क्स का। ये जितने भी पेपर आप देख रहे हो, देखो मेरिट कितने पर बनता है ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इतने पेपर पर आपका मेरिट बनता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, ठीक है। तो सबसे मेन बात करते हैं ऑप्शनल पेपर, जो मैंने बोला था जरूर मैं इसको क्लियर करूँगा, जो 250 मार्क्स का है। ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या होता है ना, कि ग्रेजुएशन में कोई बच्चा बीए करता है, ठीक है, कोई बच्चा बीएससी करता है, ठीक है, कोई बच्चा बीकॉम करता है, ठीक है, कोई बच्चा लॉ करता है, कोई बच्चा अदर कोई भी डिग्री आप पढ़ते हो ना, तो उसमें ऑप्शनल पेपर में आप हिस्ट्री रख सकते हो, इंग्लिश रख सकते हो, जीके रख सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी पेपर, साइंस का बायोलॉजी रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, डॉक्टर की होता है एमबीबीएस का पेपर रख सकते हो। ऑप्शनल पेपर के बारे में नीचे हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो 275 मार्क्स का होता है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट से यहाँ पर बोला जाता है। तो ऑप्शनल पेपर यहाँ पर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, तो दोनों 250 मार्क्स, तो टोटल ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 500 मार्क्स का। तो जो लैंग्वेज का पेपर था ना शुरुआत में, सबसे शुरुआत में, इस सभी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करके उस पर 300 मार्क्स का एग्जाम देना है। देखो यहाँ शुरुआत में जो था लैंग्वेज का, ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर 1, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो 300 मार्क्स के लिए, ठीक है, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब ऑप्शनल पेपर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शनल पेपर देखो यहाँ पर, देखो कोई एग्रीकल्चर में किया तो एग्रीकल्चर चूज़ कर लेगा, कोई ज्योग्राफी में किया है ज्योग्राफी चूज़ कर लेगा, कोई कॉमर्स में किया है कॉमर्स चूज़ कर लेगा, ठीक है, कोई हिस्ट्री में किया, कोई लॉ में किया, मैथ में, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जो पेपर पर पकड़ है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया है, जिसमें आपको पकड़ है, वो पेपर आप ऑप्शनल में ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ साफ साफ लिखा है आपका मेरिट बनने वाला पेपर मैंने आपको बताया, और उसी पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, ठीक है, उसी पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, इस बात का खास ख्याल रखें। अब प्री एग्जामिनेशंस में जो आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्री एग्जामिनेशंस में जो आपका आता है 200 मार्क्स का,
तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है, आपको इसी को पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। पेपर 2 का ये जो डिटेल सिलेबस दिया है आपको इसी से पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अगर हम पेपर 1 देखें तो क्वालिफाइंग पेपर है 2 ठो, मेंस में भी 2 जो शुरुआत का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, बाकी आपका मेरिट में यहाँ पर जुड़ता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, 2 पेपर आपका स्टार्टिंग का जो है वो आपका क्वालिफाइंग है। अब बुक्स की बात करें यूपीएससी के लिए कि बुक्स आप कहाँ से करोगे, ठीक है। तो कौन कौन सा बुक आपको चाहिए, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इन सभी के लिए जो बुक्स है यूपीएससी का बुक्स, ठीक है, सभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। जितना भी बुक आपको यूपीएससी में लगेगा, अब सबसे पहले तो मैं प्री एग्जामिनेशंस का दूंगा, ठीक है। यूपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन होगा अभी 2025 में, उसके लिए जो भी बुक लगेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ वीडियो स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको बुक दिखाएगा, उस बुक पर क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ से फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस्ट बुक बताऊँगा जिसको पढ़ के बहुत बच्चे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करके IAS IPS बने हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।